नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मिश्रा लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक नया सेशन। याद करिए, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं YouTube के प्लेटफॉर्म पे आपको 11th और 12th से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं और जितने भी बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे बुक्स और सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन एक एक टॉपिक का अलग अलग सेपरेट वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए आऊंगा। ठीक है, उसी प्रॉमिस को ध्यान में रखते हुए एक नया वीडियो लेकर आया हूं एक नए सेशन के साथ। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करनी क्यों जरूरी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हैं, कौन कौन से ऐसे नीड होती हैं, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हैं। अगर आपको वो क्लिप देखना हो तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो क्लिप देख लीजिएगा। पिछले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को उस टॉपिक को डिस्कस करके बताया था। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहा था हमारा वो। आप लोगों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट होगी हमारी कि आप लोग उस सेशन को ज़रूर एक बार देखें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और जिस तरह आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं उस तरह तो लग रहा है कि मुझे रोज़ एक नहीं, दो नहीं, दो से ज़्यादा सेशन आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। तो थैंक यू, आप लोगों ने जितना प्यार अभी दिया है, अभी तक प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। और आगे भी उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसी तरह हमको प्यार करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं नए टॉपिक के साथ। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग होती है, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या नीडेड है, मैंने आपको बताया था। तो मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 क्लासेस में बार बार एक ही बात बताया है कि वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट हम दो तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कैटेगरी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाभ कमाने वाली संस्थाएं, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। ठीक है, लाभ कमाने वाली संस्थाओं के फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट इस साइड में आप देख सकते हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट आप इधर देख सकते हैं। मतलब ये जितने भी आप अकाउंट देख रहे हैं ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट है किसके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। और इस साइड में जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहे हैं जैसे कैश बुक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट हैं। कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट है, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट है। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा बैलेंस शीट, और ऑप्शन नंबर डी में दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट हैं किसके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी के बाद आपसे कोई भी पूछे ना कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, चुपचाप आराम से कहिएगा कि नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा हो गया बैलेंस शीट। अब इन सारे फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बना रखा है ना, मैं तो कहूंगा कि आप लोग इसको इसी तरह ना नोट कर लो, इसी तरह आप लोग नोट कर लो। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को एक एक टॉपिक में काफी डीपली डिस्कस करके बताता हूं। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप लोग इसको एक बार ऐसे ही नोट कर लें। ठीक है, मैं 2 सेकंड रुक जाता हूं, 2 मिनट रुक जाता हूं, नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है एक एक टॉपिक पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेस रहेगा बोर्ड पर तो कुछ लिखना, थोड़ा कुछ समझा पाना आसान होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड है, लिखने में बार बार इरेज करने में लिए तो ध्यान दीजिएगा। मैंने जो लिखा हुआ था उसको इरेज कर दिया, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए। ऑर्गेनाइजेशन तो दो होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लाभ कमाने वाली संस्थाएं। इन संस्थाओं में, इन ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाने ही पड़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन किस रास्ते पर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ मालूम नहीं चलने वाला है भाई साहब। इसलिए प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना एकदम कंपलसरी होता है, समझ लीजिए। वैसे भी बिजनेसमैन जो होते हैं, जो बड़ा बड़ा अमाउंट लगाते हैं एज कैपिटल इन बिजनेस, उनको ना बहुत ज्यादा टेंशन होती है जानने की कि उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना है, कितना बचा है, कितना बर्बाद हो गया। इन सारी चीजों का अगर रिकॉर्ड उनको चाहिए ना, तो रिकॉर्ड तो वो देखेंगे ही, उसके लिए फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बातें तो मैंने बहुत सारी बता रखी हैं आपको। आज मैं बताने वाला हूं कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं, क्या इनमें कोई सिमिलरिटी है, क्या इन दोनों में कोई समानता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, किस तरह होती है, सब चीज मैं डिटेल में आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कैश टू कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश टू कैश ट्रांजेक्शन समझते हैं, इशारा देखिए सब समझ जाइएगा। कैश टू कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश में या तो रिसिप्ट हो या जिनका पेमेंट कैश में किया जाए, ठीक है। तो जितने भी कैश टू कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ना प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। किस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है? कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ये कैश बुक होता क्या है भाई साहब, सुनिएगा। कैश बुक इज अ बुक, कैश बुक एक बुक है वेयर वी रिकॉर्ड ऑल कैश टू कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसमें केवल कैश टू कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन बोथ, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन में हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कैश ट्रांजेक्शन कहा जाता है, और सारे कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। किस ऑर्गेनाइजेशन में? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल लाभ कमाने वाली संस्थाओं में ही कैश टू कैश ट्रांजेक्शन होता है। भाई साहब इधर आइए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश में होते हैं। इवन ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं भाई साहब? आंसर सीधा बोलिएगा, कैश ट्रांजेक्शन। क्योंकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना बाकी वाला आउटस्टैंडिंग वाला काम धंधा कम ही होता है, कम होता है। तो ये आंसर आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ट्रांजेक्शन मैक्सिमम नंबर में होता है, तो आप कहिएगा कैश ट्रांजेक्शन। यानी कैश ट्रांजेक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकर्ड होता है, उनको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश टू कैश ट्रांजेक्शन होता है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कैश टू कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ना उनको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। हिंदी में इसे ना प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये कैश बुक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसमें बनता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये भी एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश टू कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? आप कहिएगा कैश बुक बनता है, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश टू कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? बोलिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। अब थोड़ा इनके बारे में हम और जान लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा मैंने ना यहाँ एरो का निशान बनाया है, यहाँ बनाया है, और इसे से ना इधर की तरफ बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना बिल्कुल कैश बुक की तरह बनता है।
किसकी तरह बनता है, कैश बुक की तरह बनता है। इसलिए कहा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन द समरी ऑफ कैश बुक। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का सारांश छोड़कर, कैश बुक का समरी छोड़कर और कुछ नहीं होता। मतलब आपने अगर अगर आपने कैश बुक पढ़ा हुआ है तो समझ लो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इजीली बना लोगे। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को कौन सा बुक पढ़ाया जाता है, कैश बुक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कैश बुक की समरी होती है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका समरी होता है, तो आप बोल दीजिएगा कैश बुक का समरी होता है। क्लियर है सर, बोलिए। कैश बुक में किस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है, ये एक सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए अकाउंट विच इज मेंटेन बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्लियर है, विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश टू कैश ट्रांजेक्शन, जिनमें केवल कैश टू कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। विच इज अ रियल अकाउंट, जो कि एक रियल अकाउंट है। विच कैन ऑल्सो कॉल्ड एसेट्स अकाउंट, जिसको हम एसेट्स अकाउंट भी कह सकते हैं। अब ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैश बुक जब बच्चे पढ़ते हैं ना उनको भी ये बातें बताई जाती हैं, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आनंद आएगा आपको ये जानकर। देखिएगा कैश बुक को ना कुछ लोग कहते हैं कि कैश बुक एक रियल अकाउंट होता है, कुछ लोग कहते हैं कैश बुक एक एसेट्स अकाउंट होता है। अब हो गई ना कंफ्यूजन इसमें, रियल अकाउंट एसेट्स अकाउंट, बात को ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मामला है क्या भाई साहब। देखिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में करें या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग करें, अकाउंटिंग करने के दो अप्रोच होते हैं। कितने अप्रोच होते हैं, दो अप्रोच या दो मेथड्स कह सकते हैं, दो मेथड्स होते हैं। वो दोनों मेथड कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। देखिएगा एक अप्रोच होता है ट्रेडिशनल, अप्रोच, और एक होता है भाई साहब मॉडर्न अप्रोच। एक क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट जो होते हैं 3 होते हैं, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने होते हैं, 5 अकाउंट्स होते हैं। क्लियर है, तो ये 3 अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं भाई साहब, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कितने अकाउंट होते हैं, 5 अकाउंट होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 5 अकाउंट होते हैं जरा देख लीजिए। पहला होता है एसेट्स अकाउंट, दूसरा होता है लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा होता है कैपिटल अकाउंट, चौथा होता है इनकम या गेन्स अकाउंट, और 5वां होता है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस या लॉस अकाउंट। ये 5 अकाउंट होते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एसेट्स को रियल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। आप लोगों को बेसिक टर्म में 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स होगा तो इसको रियल में हम इन्वॉल्व करेंगे, यानी कैश बुक में जब हम कैश को ही रिकॉर्ड करते हैं तो रियल अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला अकाउंट देखिए एसेट्स अकाउंट। ये बताइए कैश बुक में जब हम कैश के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे तो कैश एक एसेट्स है कि नहीं है, इसलिए कैश बुक को एसेट्स अकाउंट भी कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि कैश बुक रियल अकाउंट भी है और कैश बुक एसेट्स अकाउंट में। सिमिलरली जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है तो भाई साहब ये भी रियल अकाउंट माना जाएगा। और कौन सा अकाउंट माना जाएगा, एसेट्स अकाउंट माना जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इसको आप लोगों ने मेरे साथ नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किए तो कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा तो जरूर आपको फायदा होगा, ठीक है।
तो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए इसको फिर जो है इसको मिटा करके कुछ और टर्म्स हम लोग सीखते हैं, इन दोनों में रिलेशन कैसे हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, बहुत कुछ है जानने को इसमें, ठीक है ना। बच्चे अक्सर न्यूमेरिकल के चक्कर में फंस जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं न्यूमेरिकल आता कम है, सब्जेक्टिव आता ज्यादा है, वही मामला फंस जाता है। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ज्यादा आप लिख पाएंगे। अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में 2 लाइन और इंप्रूव हो गया। क्या मैंने बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अकाउंट व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन which records only cash to cash transaction, and receipt and payment account is a real account and also a assets account। receipt and payment account एक real account भी है और एक assets account भी है, क्लियर है। अब देखिएगा, अब जो है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में और कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पूछा जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा आता है। आप कहिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट को लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या लिखा आता है, तो क्रेडिट साइड में भाई साहब पेमेंट को लिखते हैं, क्लियर है। कैसे, अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रियल अकाउंट मानते हैं, क्या मानते हैं, रियल अकाउंट मानते हैं, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी कैश रिसिप्ट होगा उसको डेबिट में लिखेंगे, जो भी कैश पेमेंट होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एसेट्स अकाउंट मानते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में रूल बताया जाता है कि एसेट्स अगर इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्लियर है ना। तो कैश अगर रिसिप्ट होगा तो वैसे भी इंक्रीज होगा तो डेबिट में, इंक्रीज का मतलब रिसिप्ट होना और डिक्रीज का मतलब हम कैश का पेमेंट करेंगे तभी ना घटेगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे। दोनों अप्रोच से आप अगर समझिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, बाद में तो डिटेल पढ़ाना ही है मुझे, थोड़ा देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, कॉन्सेप्ट एकदम ना प्यार से क्लियर हो जाएगा भाई साहब। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो ऊपर लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ XYZ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी क्लब या कोई भी एनजीओ का नाम यहाँ हो सकता है जिसके बुक में भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, कोई भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग फॉर द ईयर एंडिंग डॉट 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 डॉट, यहाँ पर डेट लिखा जाता है जिस डेट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं। और किस डेट को बनाते हैं, ऑलवेज फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं। और फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी हाँ, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं। और अकाउंटिंग ईयर ना 2 तरह के होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर खत्म होता है कब, 31 दिसंबर को, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है कब, 31 मार्च को। तो जब भी ये अकाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ द ईयर बनेगा, क्लियर है। ये होता है फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 कॉलम है, ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसको डेबिट से डिनोट किया जाता है, ये राइट हैंड साइड है जिसको क्रेडिट से डिनोट किया जाता है, क्लियर है ना। मैंने अभी बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसे डेबिट में लिखेंगे, तो जो भी आएगा वो रिसिप्ट ही ना कहा जाएगा, जो भी आएगा वो रिसिप्ट कहा जाएगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी पेमेंट करेंगे उसको क्रेडिट में लिखेंगे, इसलिए क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखा जाता है। पेमेंट करेंगे किसका, कैश का करेंगे ना, तो इसलिए पेमेंट को क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी इन द बुक्स ऑफ XYZ तो मैंने लिखा है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम ही मैंने नहीं लिखा है, तो ऊपर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ XYZ, और यहां पर लिख देते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अब आपसे कोई पूछे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में क्या लिखते हैं, तो बोल सकते हैं आराम से रिसिप्ट लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में क्या लिखते हैं, तो आराम से बोल सकते हैं पेमेंट लिखते हैं, क्लियर है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला बुक्स ऑफ अकाउंट, जो पहला फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है उसे कहा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं, एक शॉर्ट मीनिंग बताता हूं, एक शॉर्ट डिफिनेशन देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए अकाउंट which is maintained by not for profit organization to record all cash to cash transaction. Cash to cash transaction involves cash and bank transaction both. यानी कैश ट्रांजेक्शन में हम कैश और बैंक दोनों तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब
कैश वाले ट्रांजेक्शन को, बैंक वाले ट्रांजेक्शन को, सबको इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एज वेल एज एसेट्स अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट भी है, एसेट्स अकाउंट भी है, दोनों में से कोई बोलिए चलेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी, receipt and payment account records all receipt in the debit side and all payment in the credit side। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी रिसिप्ट होगा डेबिट साइड में लिखेंगे और जितना भी पेमेंट होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहां से कैश आएगा डेबिट में लिखना है और जहां भी कैश का पेमेंट करेंगे क्रेडिट में लिखना है। दैट्स ऑल। और एक बात जान लीजिए, आप लोगों को बताया गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका समरी है? कैश बुक का समरी है। याद करिए 11th क्लास में आप लोगों ने कैश बुक पढ़ा था। कैश बुक स्टार्ट कैसे होता है? कैश बुक कैश और बैंक की ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। और कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज ये माना जाता है कि डेबिट होगा। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट किया जाता है किससे? कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से। कैश और बैंक आप जानते हैं कि एसेट्स होता है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? टू बैलेंस बीडी। जो कैश का बैलेंस होगा कैश में लिख देंगे और जो बैंक का बैलेंस होगा बैंक में लिख देंगे और दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है, और अगर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई लायबिलिटीज है, क्या है? लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी का बैलेंस तो ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन उसको भी ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस बीडी से ही डिनोट करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बिहार में जो बुक चलता है ना, जो बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, मैंने उस बुक में देखा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस दिया गया हो। सब में पॉजिटिव बैलेंस दिया है। मतलब कैश और बैंक का ही ओपनिंग बैलेंस दिया है। लायबिलिटी में यानी करंट लायबिलिटी का कोई भी बैलेंस किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो अगर आप इसी को दिमाग में रखें तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मेरे द्वारा दी गई एक शॉर्ट मीनिंग, शॉर्ट कोशिश है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। और कुछ बातों को मैं बताता हूं। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कभी ऑप्शन में दे देगा रियल अकाउंट, कभी ऑप्शन में दे देगा एसेट्स अकाउंट। तो कंफ्यूज होने का नहीं। एसेट्स अकाउंट रहेगा तो एसेट्स अकाउंट को कलर कर दीजिएगा और अगर रियल अकाउंट रहेगा तो रियल अकाउंट को कलर कर दीजिएगा। उसके बाद पूछता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका समरी है? कैश बुक का समरी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं? तो भाई साहब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में रिसिप्ट को लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में क्या लिखते हैं? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में पेमेंट को लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। क्या होता है? ऑलवेज डेबिट होता है। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। यानी ये वो अकाउंट है जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं। किसके लिए बनाती हैं? तो कैश का आना, कैश का जाना, जहां से भी कैश आएगा, जहां भी कैश जाएगा, उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूं कि आप ये समझ पाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया क्यों जाता है और किसकी तरह बनाया जाता है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने देखिए गौर से, मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी कंप्लीट फॉर्मेट बताया भी नहीं है, क्योंकि भाई साहब फॉर्मेट जानने में ना बहुत मजा है। जान लीजिए, मैं ना इसका फॉर्मेट अकेले इसके लिए अकेले एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को बड़े लेवल पर डिस्क्राइब किया जाएगा। समझ में आई मेरी बात? उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जान लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो मैंने बताया वो एग्जाम में आता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए, पूछता है एग्जाम में व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? राइट्स इट्स फीचर्स, और उसके फीचर्स को लिखिए। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है बताइए और इसकी क्या क्या खूबियां हैं ये बताइए। ठीक है, उसके बाद एक सवाल पूछता है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस को डिस्कस करिए। सर जी बात पच नहीं रहा है, आप तो तब से बता रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक का कॉपी है, जीरोक्स है। अगर आपने कैश बुक पढ़ा है तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लेंगे। भाई साहब 100% सिमिलर नहीं है,
मैक्सिमम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक से सिमिलरिटी मेंटेन रखता है, लेकिन 100% प्योर कैश बुक नहीं है ये। कैश बुक में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ डिफरेंस है, जिनको मैं आगे आने वाले क्लासेस में आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। अब अगर मैं इस क्लास में डिस्कस करने लगूं तो ये क्लिप जो है ना काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा और आप हो जाएंगे बोर। तो मैं चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे और मेरा इंटरेस्ट आपके साथ बना रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है मैं आपके साथ पक्का डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट, ताकि अगर आप इसके बारे में जानिएगा और इसके बारे में आप 11th क्लास से ही जान रहे हैं तो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जान जाइएगा, तो उसके बाद कुछ डिफरेंस बता पाना मेरे लिए आसान होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इन चीजों से एकदम जो है ना सेटिस्फाइड होंगे। मैंने कहा था ना कि आप क्लासेस बस मेंटेन करते रहिए, मेरे क्लासेस को ना बस देखते रहिए, ठीक है? आपको पसंद आए ना अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए, उनका भी हो सकता है भला हो जाए, ठीक है? तो अभी मैं इसको इसी तरह रहने देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? उसके बाद जो है अगले सेशन में आपको साथ मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट डिस्कस करूंगा। उसके अगले क्लास में मैं कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? और उसके साथ ही साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग, डिफिनीशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी चीजें होती हैं इतनी बार डिस्कस की जाएंगी कि आपको याद करके मैं छुड़वाऊंगा। जब तक याद होगा नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। डायलॉग सुने हैं ना, माझी द माउंटेन मैन, उसमें डायलॉग था जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हम भी जिद्दी आदमी है भाई साहब, जब तक आपको पूरा याद नहीं होगा ना तब तक हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आप क्लासेज में क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, बस मजा आने वाला है। आपकी पूरी एग्जाम की तैयारी यहीं हो जाएगी और टेंशन नहीं कीजिए। अभी तक मैंने जितने भी सेशन आपके साथ शेयर किए हैं ना, सारे के सारे एनपीओ के हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 2, 4, 10 दिनों में ना सारे चैप्टर से, मैं सोच रहा था कि आप लोग एनपीओ पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में, लास्ट एक सप्ताह 10 दिन, ठीक है ना, मैं आपके लिए हर चैप्टर का एक एक वीडियो जो है शेयर करता रहूंगा और आप हर चैप्टर में मेरे साथ इंटरेस्ट लेते रहिए, ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, खुदा हाफिज, जय हिंद।